बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और ये आपके नोट्स में भी लॉन्ग क्वेश्चन इसका बना हुआ है, तो हेडिंग्स वगैरह बना के ना सारा उसका लिखा हुआ है, आप इसी तरह इसको तैयार कर लें। फर्स्ट पॉइंट आता है जी कि डाउन सेल का पर्पस क्या है ना, उसका मकसद क्या है। तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल आपने पढ़ा हुआ, मैट्रिक में भी फर्स्ट ईयर में भी था, चैप्टर नंबर 10 में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं कि जिसमें एक नीचे मीडियम इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसके एक एनोड होता है और एक कैथोड। यानी बैटरी जो बाहर हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई हुई है, उसके पॉजिटिव सिरे से जिसको जोड़ा होता है उसको एनोड बोलते हैं, और उसके नेगेटिव प्लेट से जिसको जोड़ा होता है उसको कैथोड बोलते हैं। और दरमियान में ये एनोड और कैथोड दोनों जो है एक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके अंदर डिप होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो आयंस वगैरह का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर हम उसको डिप किया होता है। जब हम बिजली ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, तो उसके अंदर पॉजिटिव आयन भी होते हैं, नेगेटिव आयन भी होते हैं। तो नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ, एनोड की तरफ चले जाते हैं। जो नेगेटिव आयन और जो पॉजिटिव आयन होते हैं वो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे डिस्चार्ज हो जाते हैं। डिस्चार्ज का मतलब ये है कि वहाँ पे वो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो इलेक्ट्रॉन चूंकि उन्होंने पहले दिए हुए हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएंगे। और जो नेगेटिव है उन्होंने पहले इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, इसी वजह से नेगेटिव है, वहाँ एनोड पे आके वो इलेक्ट्रॉन छोड़ देंगे एक्स्ट्रा जो होंगे, और वो भी न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यानी ये प्रोसेस आपका चलता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। तो डाउन सेल असल में एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जिसको हम यूज़ करते हैं सोडियम मेटल की प्रोडक्शन के लिए। सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करने के लिए करते किससे हैं? फ्रॉम मोल्टन सोडियम क्लोराइड। NaCl ले लेते हैं, उसको मेल्ट कर लेते हैं। मोल्टन फॉर्म मतलब उसको पानी में सोल्यूशन नहीं बनाया हुआ, सॉलिड को लेके हाई टेम्परेचर दे के उसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में ले आते हैं। तो वो जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, मेल्ट किया हुआ सोडियम क्लोराइड है, उसी को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे यूज़ करते हैं और हमारा जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब इसमें जो सोडियम होती है वो चूंकि अब NaCl अगर आप देखें तो ये नीचे लिखा हुआ है ना सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम पॉजिटिव आयन होता है ना, और क्लोराइड Cl जो है वो नेगेटिव आयन होता है। तो Na प्लस जो सोडियम आयन है वो आपका पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव प्लेट यानी कैथोड की तरफ जाएगा और वहाँ पे सोडियम मेटल हमें मिल जाती है। और जो Cl माइनस क्लोराइड आयन है, नेगेटिव आयन है, वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएगा और वहाँ पे हमें क्लोरीन गैस मिल जाती है। सोडियम मेटल लिक्विड फॉर्म में मिलती है और क्लोरीन हमें गैस की शक्ल में मिलती है। और ये सेल जो है वो 99.9% प्योर जो है सोडियम प्रोड्यूस करता है, और जो क्लोरीन प्रोड्यूस होती है वो भी ड्राई होती है, यानी साथ मॉइस्चर वगैरह उसके मौजूद नहीं होता। उसके बाद है जी, फर्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन डाउन सेल है क्या। सेकंड आ जाता है मेल्टिंग ऑफ NaCl के। पहला काम अब हमारा ये कि सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म में लेना है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड कंपाउंड होता है। अब उसको मेल्ट करके आपने लिक्विड में लाना है। और आयनिक कंपाउंड का आपको पता है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अट्रैक्शन होती हैं, इस वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होते हैं। जैसे NaCl का यहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ है वो 801 डिग्री सी है, 801 डिग्री सी इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा कम करने, मतलब उसको मेल्ट करने अगर सोडियम क्लोराइड को करना है तो हमें इतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। तो इसको मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा हम कम कर लेते हैं। वो कैसे कहते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटीज ऐड कर, जैसे कैल्शियम क्लोराइड को एज इम्प्योरिटी उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो सोडियम क्लोराइड के मेल्टिंग पॉइंट को कम करके 600 डिग्री सी पे ले आता है। ये आपका फर्स्ट ईयर में भी आपने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जब किसी भी सॉलिड कंपाउंड में आप कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है।
क्यों कम हो जाता है कि जो इम्प्योरिटी होती है ना वो सॉलिड पार्टिकल्स के दरमियान में घुस के उनकी आपस की फोर्सेस अट्रैक्शन को वीक बना देती है, कमज़ोर कर देती है, जिसकी वजह से अब जब हम उसको हीट देते हैं तो वो जल्दी टूट के अलग हो जाते हैं और जल्दी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये एमसीक्यू के तौर पे भी आपने याद रखना है कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट 801 है और कैल्शियम क्लोराइड उसमें इम्प्योरिटी के तौर पे ऐड करते हैं, ये भी एमसीक्यू हो गया। और जब ये मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो ये 600 डिग्री सी तक हमें मिल जाता है, ये भी एमसीक्यू हो गया। और दिस इज द प्रोसेसिंग टेम्परेचर ऑफ सेल, ये भी एमसीक्यू के तौर पे है, या वर्किंग टेम्परेचर भी बोलते हैं इसको, कि डाउन सेल का वर्किंग टेम्परेचर क्या है या प्रोसेसिंग टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर डाउन सेल काम कर रहा है वो कौन सा है, तो वो हम कहते हैं वो 600 डिग्री सी है। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में ये डायग्राम आपने बनानी है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है ये। उसमें ये आपकी बुक पे तो ज़रा ये इस अंदाज में बनी हुई है, लेकिन मैं उसको ज़रा ड्रा किया सिंप्लीफाई करके। तो हमें वैसे ज़रूरी नहीं होता हम शेडिंग भी बनाएं और ये वो, बस हल्का सा स्केच देना होता है कि कौन से पार्ट्स किधर हैं और कैसे हैं, बस यही सारा बताना होता है। तो ये आपके पास है जी, जिसमें सेंटर में आप देख रहे हैं कि डोम डोम कहते हैं ना, वो जो चिमनी टाइप होती है, ये डोम से नज़र आ रही है। तो ये ऊपर की तरफ उसका मुंह खुला हुआ है जहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन गैस है। तो ये जो डूम है इसके नीचे सेंटर में एनोड होता है जो उसको बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से अटैच किया हुआ है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है। और ये कार्बन का बना हुआ होता है, इसको कार्बन एनोड का हम नाम, कार्बन से मुराद ग्रेफाइट, आपको पता है कार्बन की दो फॉर्म है ना, डायमंड और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट कंडक्टर होता है ना, डायमंड तो नहीं होता। तो उस कंडक्शन की वजह से हम इसको कार्बन एनोड का नाम दे रहे हैं। उसके बाद जो इसके एक सर्कुलर आयरन कैथोड है। सर्कुलर आयरन कैथोड का मतलब ये सर्कल की शक्ल में, ये एनोड सेंटर में एनोड है और उसकी इस तरह आगे से ऐसे पीछे से मूव करके ना ऐसे गोल शक्ल में, सर्कुलर ये कैथोड है, पूरा सर्कल की शक्ल में उस एनोड के गिर्द मौजूद है। अब वो हमने चूंकि अपनी आसानी के लिए सामने से हटा दिया, सिर्फ एनोड को शो किया और साइडों पे सिर्फ ऐसे लिख दिया, लेकिन है ये एनोड के चारों तरफ मौजूद। तो ये कैथोड जो है वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी हमने बनाया हुआ है। और ये आयरन का भी हो सकता है, ये स्टील का भी हो सकता है, आयरन का या स्टील का अमूमन ये बनाते हैं, इधर लिखा होगा कापर और आयरन कैथोड, कापर का या आयरन का कैथोड है जो बना हुआ है। और इस कैथोड के ऊपर सोडियम मेटल आके कलेक्ट होती है, और ये जो एनोड है इसके ऊपर क्लोरीन गैस आके बनती है, और चूंकि गैस आपको पता है लाइट वेट होती है तो वो फिर राइज होना शुरू हो जाती है डेंसिटी कम होने की वजह से। तो ये डूम में से वो ऊपर की तरफ मूव करती है, यहाँ पे हम उसको अलग से कलेक्ट कर लेते हैं, ड्राई जो क्लोरीन गैस होती है उसको फिर आगे फर्दर और पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होती है क्लोरीन गैस। अच्छा, और ये जो आपका पूरा सेल है इसके अंदर मौजूद है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, मेल्ट किया हुआ सोडियम क्लोराइड एज इलेक्ट्रोलाइट। इस सारे पूरे ये बॉक्स जो है ये आपका है इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे एक पॉइंट तो ये हो गया कि एनोड का मकसद, कार्बन के एनोड का मकसद क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करना है जो ऊपर की तरफ से कलेक्ट कर ली जाती है। कार्बन आयरन का या कापर का जो कैथोड है उसका मकसद सोडियम मेटल को कलेक्ट करना है, और जो चूंकि वो लिक्विड फॉर्म में होती है तो वैक्यूम पंप के जरिए हम उसको बाहर खींच लेते हैं, सोडियम मेटल को बाहर खींच लिया जाता है वैक्यूम पंप से, लिक्विड तो आराम से खींचा जा सकता है। और ये जो मोल्टन सोडियम क्लोराइड वो यहाँ पे मौजूद होता है। ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं आयरन स्क्रीन। ये आयरन की बनी हुई होती हैं और ये परफोरेटेड होती है, सुराख होती है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब ये सोडियम मेटल इधर आए, सोडियम आयन आए यहाँ पे आके सोडियम मेटल बन गई, तब ये सोडियम मेटल वापस इधर मूव ना करे एनोड की तरफ ना, और ताकि वो दोबारा फिर सोडियम मेटल और ये क्लोरीन गैस आपस में मिलेंगे तो सोडियम मेटल आपको पता है वेरी रिएक्टिव होती है, वो फिर NaCl बन जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर दरमियान में ये हमने आयरन स्क्रीन परफोरेटेड में सुराख हैं छोटे छोटे, वो रखी हुई है, और इसका मकसद सिर्फ ये है कि सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस को दोबारा मिलने से रोका जाए।
यानी कि बट इज सेपरेटेड बाय आयरन स्क्रीन, द अरेंजमेंट परमिट्स द इन आयरन स्क्रीन का क्या मकसद है कि इलेक्ट्रिक करंट टू पास फ्रीली बट प्रिवेंट सोडियम एंड क्लोरीन फ्रॉम मिक्सिंग आफ्टर दे हैव बीन सेट फ्री एट द इलेक्ट्रोड्स, यानी दोबारा मिक्स होने से रोक देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका हो सकता है। उसके बाद वर्किंग है, वर्किंग में हम सिर्फ ये एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ NaCl था, सोडियम क्लोराइड, उसके दो आयन थे, एक सोडियम आयन था, एक क्लोराइड आयन था। जो क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ चला जाता है और वहाँ क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर मूव कर जाता है, उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और जो सोडियम आयन है वो कैथोड की तरफ जाता है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सोडियम मेटल में बदल जाता है, लिक्विड वो लिक्विड होती है। अब लिक्विड इसलिए भी है ना कि आपका जो वर्किंग इस पूरे सेल का वर्किंग टेम्परेचर अभी हमने पढ़ा 600 डिग्री सी है और सोडियम मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 98 डिग्री सी होता है। तो 98 से आप ऊपर खड़े हैं ना 600 डिग्री सी पे, तो इस वजह से वो किस शक्ल में, लिक्विड शक्ल में। बॉइलिंग पॉइंट तो अभी इसका बहुत दूर है, 600 से काफ़ी हाई होता है। तो बस ये मेल्टिंग पॉइंट इस टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है, उसको हम वैक्यूम पंप से कलेक्ट कर लेते हैं। जी, इसमें आपने वर्किंग में बताना है। उसके बाद रिएक्शंस है, रिएक्शंस में आपने बताना है कि एनोड जो था पॉजिटिव प्लेट उसकी तरफ क्लोराइड आयन आए, आके उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और क्लोरीन गैस में बदल गए। और कैथोड के ऊपर 2 सोडियम आयन आए और वही लूज किए इलेक्ट्रॉन उन्होंने गेन किए और 2 सोडियम के एटम बन गए। तो ओवरऑल रिएक्शन ये हुआ कि 2 सोडियम आयन और 2 क्लोराइड आयन इलेक्ट्रोलिसिस के बाद 2 सोडियम के एटम और 1 क्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल के एडवांटेजेस क्या है कि देयर आर 3 मेन एडवांटेजेस। ये शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है और इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला ये कि मेटेलिक फॉग इज नॉट प्रोड्यूस। फॉग कहते हैं ना धुंध सी, मतलब अगर मेटल जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इतना ज़्यादा हाई हो, यानी 600 डिग्री सी के पास हो, या कह लो कि बॉइलिंग पॉइंट इसका लो हो, बॉइलिंग पॉइंट मेटल का लो हो, 600 डिग्री सी के पास हो, तो बॉइलिंग पॉइंट पे के करीब अगर आप पहुंचेंगे तो फिर वो मेटल क्या होना शुरू हो जाएगी, वेपराइज होना शुरू हो जाएगी, बॉयल होकर वेपर में बदलना शुरू हो जाएगी। तो वेपर में बदलेगी तो फिर वो एक ड्रॉपलेट उसके पैदा होना शुरू हो जाएंगे, फॉग सी पैदा होना शुरू हो जाएगी, उसको फिर बोलते हैं मेटेलिक फॉग। फॉग भी यही होती है ना, वाटर के ड्रॉपलेट जो होते हैं वो हवा में सस्पेंडेड होते हैं और घूम फिर रहे होते हैं, उसको हम फिर फॉग का नाम देते हैं। तो कहता है जो मेटेलिक फॉग है वो प्रोड्यूस नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि जो वर्किंग टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई ज़रूर है लेकिन सोडियम मेटल के जो बॉइलिंग पॉइंट है ना उससे बहुत दूर है। तो इस वजह से वो मेटल जो है वो बॉयल नहीं होती, वेपराइज नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में ही रहती है। दूसरा ये है कि लिक्विड सोडियम जो है वो इजीली कलेक्ट हो सकती है एट 600 डिग्री सी, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में वैक्यूम पंप के जरिए बड़ी आसानी से हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है material of cell is not attacked by the products during electrolysis। अब इसमें देखें ना क्लोरीन गैस निकल रही है, क्लोरीन भी रिएक्टिव नॉन मेटल है और सोडियम मेटल आपको पता है वो भी रिएक्टिव मेटल होती है। तो कहता है ये दोनों अगरचे रिएक्टिव हैं एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपका जो सेल है उसकी जो ये कंस्ट्रक्शन है, जो मटेरियल है वो इस तरह का बना हुआ है कि उसके साथ आपका जो है वो इन पार्ट्स का रिएक्शन नहीं हो पाता। तो रिएक्शन नहीं होता, मतलब ये जितने एनोड है का मटेरियल है या कैथोड का मटेरियल है या ये डूम का मटेरियल है या इसकी वॉल्स वगैरह जितनी भी हैं, इन सारों के साथ किसी के साथ सोडियम मेटल का या क्लोरीन गैस का रिएक्शन नहीं होता। तो ये 3 मेन पॉइंट इसके बन जाते हैं जो एडवांटेजेस में आ जाते हैं। अब इसके हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक तो ये MCQ है 64 नंबर वाला ना, कि डाउन सेल इज यूज टू प्रिपेयर 99.9% प्योर सोडियम मेटल, सी पार्ट ना सोडियम मेटल को प्रोड्यूस करने के ये काम आती है। ये एक्सरसाइज का MCQ है। उसके बाद था इसका शॉर्ट क्वेश्चन, ये जैसे पहला ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम NaCl में क्यों डालते हैं। तो हमने कहा था कि उसका मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए, कि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 801 होता है, लेकिन जब थोड़ी सी इम्प्योरिटी डालते हैं तो फोर्स रिडक्शन कम होने की वजह से वो थोड़े टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, यानी 600 पे मेल्ट हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज का सवाल नहीं है, लेकिन पास पेपर में आने के चांसेस इसके हैं, ज़रूर अच्छा सवाल बनता है।
उसके बाद राइट द इक्वेशन फॉर एनोड कैथोड रिएक्शंस, ये रिएक्शंस के हवाले से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। और आयरन स्क्रीन का बनाया हुआ क्यों है, पास पेपर में वैसे नहीं है। एडवांटेजेस का आपकी एक्सरसाइज का सवाल है, ये ज़रूर आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। और उसके बाद आ जाता है, ये हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास सेल है नेल्सन सेल और डायफ्राम सेल। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला भी इंपॉर्टेंट था पास पेपर के हवाले से डाउन सेल वाला, और दूसरा ये प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाई नेल्सन सेल। इसमें हम कास्टिक सोडा ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, तो कास्टिक सोडा की प्रोडक्शन है जी नेल्सन सेल या इसी का दूसरा नाम डायफ्राम सेल के जरिए। ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। आपकी बुक पे भी ये लॉन्ग क्वेश्चन उसमें बना हुआ है जी, इधर आपको हेडिंग्स वगैरह बना दी हैं, आप उस हवाले से इसी तरह तैयार कर लें। पहला पॉइंट आता है जी डायफ्राम सेल या नेल्सन सेल का मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, ये कैच बेसिन जो नीचे यहाँ पे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कलेक्ट होती है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें प्रोड्यूस करते किससे हैं, ब्राइन सोल्यूशन से करते हैं। ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं NaCl को अगर पानी में हल कर लेना, सोडियम क्लोराइड का पानी में सोल्यूशन बना रहे हैं, और वो आपने सोल्यूशन बनाना है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हो। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का मतलब ये है कि सोडियम क्लोराइड या सेचुरेटेड सोल्यूशन जिसे आप कह लें, कि NaCl जितना मैक्सिमम उसमें हल हो सकता था वो किया हुआ है और उसमें अब हल नहीं हो सकता। तो ये जो कंसनट्रेटेड NaCl का पानी में सोल्यूशन बनता है उसको हम नाम देते हैं ब्राइन सोल्यूशन का। तो ब्राइन सोल्यूशन यूज़ करते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की वजह से हमारे पास जो है ना वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब इसकी आयंस में इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसमें हमारे पास क्लोरीन गैस भी बनती है जो एनोड पे आती है, हाइड्रोजन गैस भी बनती है जो कैथोड पे आती है, और सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, जो नीचे ये हम सोल्यूशन में कैच बेसिन में उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया जी कि ये भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम ब्राइन सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक हो गई। और दूसरा हाइड्रोजन हमें कैथोड पे मिलती है और क्लोरीन हमें एनोड पे मिलती है। कंस्ट्रक्शन सेल की इस तरह की है कि ये आपको नजर आ रहा होगा, एक एनोड है सेंटर में ना, पॉजिटिव जो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जुड़ा, ये ग्रेफाइड एनोड है, कार्बन का बना हुआ एनोड होता है, और इस एनोड के गिर्द ये यू शेप ट्यूब नजर आ रही है। यू शेप ट्यूब जो है ना, ये इसी को ये लेकिन परफोरेटेड आयरन कैथोड है, ये आयरन का कैथोड है लेकिन परफोरेटेड मतलब इसमें सुराख है, जालीदार है ये कैथोड, ठीक है। इसका मकसद जालीदार होने का मतलब यही है इसमें से सोल्यूशन नीचे की तरफ जा सकता है। तो ये आयरन जो कैथोड होता है ये आपका यानी परफोरेटेड आयरन जो है ये कैथोड बना हुआ है, इसको बैटरी के हमने यानी नेगेटिव सिरे से जोड़ा हुआ है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इस एनोड और इस कैथोड के दरमियान में ना यहीं पे एक लेयर होती है सेंटर में, जिसको हम नाम देते हैं डायाफ्राम का, ये डायाफ्राम सेल ना, जिसको नाम दे देते हैं डायाफ्राम सेल। डायाफ्राम सेल का मकसद ये होता है, डायाफ्राम को लफ्ज़ भी इसलिए बोलते हैं कि कुछ ऐसे होते हैं ना मटेरियल कि जो जाली, मतलब जैसे आपके पास जाली हो चाहे जिससे आप करते हैं, तो उसमें उस जाली में आप देखेंगे ना, तो चाय जैसे आप चाय बना लें तो उसके बाद आप चाय जब कप में डालते हैं तो उसको पहले थोड़ा सा वो छलनी के ज़रिए ना छान लेते हैं, तो वो छलनी के अंदर क्या होता है कि वो लिक्विड को तो गुजरने देता है, लेकिन जो सॉलिड उसके अंदर पत्ती वगैरह होती है या जो बाकी आपने इलायची वगैरह डाली होती है वो ऊपर ही रोक ली जाती है, बाकी को वो पानी लिक्विड को गुजरने देता है। कुछ ऐसे ये डायाफ्राम होता है कि ये अपने में से आयंस को पास होने दे रहा है, लेकिन कुछ को होने दे रहा है, कुछ को रोक रहा है, ठीक हो। तो ये इस ये डायफ्राम का मकसद सिर्फ यही होता है कि हम इसमें से कुछ आयंस पास हो जाए और कुछ ना पास हो। वो भी इसकी वर्किंग में आपको बताता हूँ, उसमें डिस्कस करेंगे कि किसको पास होने देता है और किसको नहीं होने देता। ओके, उसके बाद ये हमारे पास ये यू शेप ट्यूब कैथोड होगी, और इस एनोड और इस कैथोड के दरमियान में हमारे पास ये ना एस्बेस्टॉस, ये लेकिन विद एस्बेस्टॉस डायाफ्राम, डायाफ्राम जो है वो एस्बेस्टॉस का बना हुआ होता है। एस्बेस्टॉस हम पढ़ेंगे, मेरे तीसरे चैप्टर में ये आ जाता है साल्ट ना, ये सिलिकेट है
कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही बनता है सिलिकेट्स ना, जिसको एस्बेस्टॉस का नाम देते हैं। बल्कि इधर आपका वो चैप्टर नंबर जो 2 है ना, उसमें इसका फार्मूला दिया था मेरा ख्याल है, चेक कर लेते, क्योंकि ये सिलिकेट्स होता है तो ये एस्बेस्टॉस ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट CaMg2 है गालबन, फिर SiO3 कुछ और फ्राइस दिया हुआ। ये एस्बेस्टॉस है ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सिलिकेट बना होता है। तो ये सिलिकेट 60 जो है इसकी एक यानी एक तय सी बना के तो उसको रखा होता है एनोड और कैथोड के दरमियान, तो जिसकी वजह से वो बना होता है हमारे पास, एक्ट कर रहा होता है एज ए डायाफ्राम ना। ये आपकी बुक में भी इसकी पिक्चर जो दी हुई है सारी, उसमें लेबलिंग की हुई है सारी, क्या क्या चीज़ें क्या है। अच्छा जी, उसके बाद है क्या हो गया जी, फिर नेक्स्ट इसमें आता है जी, अब जो आपके पास सोल्यूशन में इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं कि जब आप करंट पास करते हैं ना, तो ब्राइन सोल्यूशन में ना 4 तरह के आयंस होते हैं, क्योंकि इसमें आपने सोडियम क्लोराइड को पानी में डाला है ना, तो सोडियम क्लोराइड की वजह से 2 आयन है, एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है। Na+ आयन है और Cl- आयन है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, 2 आयन उनकी वजह से है। और वाटर भी चूंकि साथ मौजूद है, तो वाटर की वजह से भी 2 आयन है, H+ आयन और OH- आयन, तो टोटल हमारे पास 4 आयन्स बनते हैं। ठीक है जी, सोडियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और H+ आयन और OH- आयन। अब होता ये है कि जो पानी में अब 2 पॉजिटिव आयन आ गए ना, ये H+ आयन भी है और सोडियम आयन भी है, और 2 ही नेगेटिव आयन है, क्लोराइड आयन भी है और हाइड्रोक्साइड आयन भी है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है उसमें 2 नेगेटिव है और 2 ही पॉजिटिव है। तो जब एक हो, जैसे पिछले डाउन सेल में था, एक हो तो फिर तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, जो नेगेटिव है पॉजिटिव प्लेट की तरफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन जब 2-2 हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा ये मसला आता है। मसला ये आता है कि उसमें फिर हमें ये देखना पड़ता है कि भी इन दोनों में से कौन सा पहले जाएगा, क्या जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो वाला प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा ना, ये चीज होती है। अब जैसे मैं इसी की मिसाल ले लूँ यहाँ पे, अब H+ आयन और सोडियम आयन जो पॉजिटिव आयन है, इनमें से दोनों में से डिस्चार्ज होने की जो पावर है ना, वो सबसे इन दोनों में से ज्यादा जो है वो H+ की है। सोडियम आयन से, सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉन लेके दोबारा मेटल बनाने की जो पावर है वो कम है। H+ आयन चूंकि नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस इन H2 मॉलिक्यूल बनाने की जो पावर है वो सोडियम से ज़्यादा है। इसलिए फिर इन दोनों की मौजूदगी में आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सोडियम आयन कभी भी वो डिस्चार्ज नहीं होते, कभी भी सोडियम में कन्वर्ट नहीं होते, हमेशा H+ आयन ही कन्वर्ट होते हैं H2 गैस के अंदर। दूसरी बात आ जाती है Cl- और हाइड्रोक्साइड आयन की ना, इन दोनों की डिस्चार्ज होने की अगर एबिलिटी को देखा जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन की ज्यादा है, OH- आयन की ज्यादा है, Cl की इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन चूंकि हमने ये लिया हुआ ना ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन मतलब हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, वो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन हमने बहुत ज्यादा कर दी है, इतनी ज्यादा कर दी हुई है कि अब वो हाइड्रोक्साइड आयन से ज्यादा इसकी डिस्चार्ज होने की एबिलिटी बन गई है, और इस वजह से अब क्लोराइड आयन डिस्चार्ज होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन डिस्चार्ज नहीं होते। ये जो कंसंट्रेशन का फैक्टर है ना, जिसकी वजह से हम डिस्चार्ज होने की जो एबिलिटी है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ये सिर्फ नेगेटिव आयंस के लिए होता है, पॉजिटिव आयंस के लिए ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव आयंस की वजह ना होने की वजह ये है कि पॉजिटिव आयंस में जो गैप है ना वो बहुत ज्यादा, देखें H+ आयन की एबिलिटी ज्यादा थी, सोडियम आयन की कम है। सोल्यूशन मैंने चाहे कंसंट्रेटेड लिया है, फिर भी सोडियम आयन की कंसंट्रेशन चाहे ज्यादा है, फिर भी H+ ही जाते हैं, सोडियम आयन की बारी नहीं आती। उसकी वजह यह है कि सोडियम आयन की मैं अगर समझाने के लिए मिसाल दूं, अगर H+ की डिस्चार्ज होने की पावर 1 हो, तो सोडियम आयन की पावर है 10⁻⁻⁶, यानी इतनी जीरो से इतनी कम है। तो इतनी जो कम है 10⁻⁻⁶ में जो जा रहा है आपका ना, 1 से इतना यानी कम आती है इसकी पावर, तो इसकी कंसंट्रेशन में जितनी भी बढ़ा लो तो -10⁻⁻⁶ से मैं इसको बढ़ा के -3 पे ले आया फॉर एग्जांपल, लेकिन उस H+ आयन की पावर से तो भी ये बहुत दूर है, तो इसलिए कंसंट्रेटेड बनाने के बावजूद H+ ही जाता है। लेकिन क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड को कंपेयर करें तो ऐसे समझ लें कि हाइड्रोक्साइड आयन की अगर डिस्चार्ज होने की पावर 1 है ना, तो क्लोराइड की 0.1 है, अब या 0.8 है या 0.9 है। अब 0.9 को थोड़ी सी कंसंट्रेशन में बढ़ाऊंगा तो वो 1 होके और 1 से ऊपर भी निकल जाएगी।
तो इस वजह से क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन यानी नेगेटिव आयंस की जो डिस्चार्ज होने की पावर होती है, इनमें गैप बहुत थोड़ा होता है। वो इतना थोड़ा है कि आप जब कंसंट्रेशन को ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से वो फिर उनकी डिस्चार्ज होने की पावर ऊपर निकल जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो हमने ये ब्रायन सोल्यूशन लेने का मकसद भी यही था, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन लेने का मकसद भी यही था कि हाइड्रोक्साइड आयन ना जाए, डिस्चार्ज ना हो, ये सोल्यूशन में ही रहे और सिर्फ क्लोराइड आयन निकले। क्लोराइड आयन निकलेगा, एनोड पे जाएगा और क्लोरीन गैस बना के खारिज हो जाएगा। H प्लस आयन एनोड पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे और वहाँ जाके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और यहाँ से वो भी एस्केप हो जाएंगे। एस्केप होने का मतलब उनको अलग से हम कलेक्ट कर लेते हैं और इनका मुख्तलिफ, जैसे क्लोरीन का मैंने बताया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होती है, हाइड्रोजन गैस जो है वो अमोनिया बनाने में इस्तेमाल होती है, अमोनिया को फिर आगे वो फर्टिलाइजर्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब इनके यूजेस हैं, इनको ज़ाया नहीं किया जाता, आगे फर्दर यूज़ कर लिया जाता। अब ये क्लोरीन H प्लस आयन भी निकल गए हाइड्रोजन गैस की शक्ल में, क्लोराइड आयन भी निकल गए क्लोरीन गैस की शक्ल में। अब पीछे सोल्यूशन में क्या रह गया? Na प्लस रह गया, सोडियम आयन रह गया और हाइड्रोक्साइड आयन रह गया, या वो कुछ NaCl के मालिक्यूल भी रह रहे होंगे जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए और कुछ वाटर के मालिक्यूल भी रह रहे होंगे जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए। तो मतलब इसमें अब आपको नीचे मिक्सर मिलेगा, उस मिक्सर में क्या क्या मौजूद है? सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद है, NaCl भी मौजूद है और वाटर भी मौजूद है। तो बहरहाल ये अब आपके पास ये जो कैच बेसन जिसे हम दे रहे हैं, इस परफोरेटेड जो है ना कैथोड, इसमें से नीचे सोडियम आयन भी नीचे आ जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी नीचे आ जाते हैं और सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, NaCl भी आ जाता है, वाटर के मालिक्यूल भी आ जाते हैं। तो इस कैच बेसन में आपको जो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है वो काफ़ी, उसकी यानी कलेक्शन जो हम करते हैं उसमें काफ़ी हद तक NaCl और वाटर भी होता है। तो ये कलेक्शन में नीचे उसने लिखा हुआ है कि जो नीचे कंपार्टमेंट में आपको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड वो सिर्फ 11% होता है, बाकी उसमें 16% NaCl है और 16% NaCl है, 11% ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये तो मिला के हो गया ना 27%। तो बाकी जो 73% यानी बचता है पीछे, तो वो पानी है। 73% पीछे क्या है? इसमें पानी है सोल्यूशन में। कहते हम फिर क्या करते हैं कि उसको एवापोरेट कर लेते हैं, पानी को भी उड़ा लेते हैं और क्रिस्टलाइजेशन करके हम NaCl की क्रिस्टल, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉलिड है, NaCl भी सॉलिड है, लेकिन आपको पता है ना जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होते हैं, 2-4 लिक्विड इकट्ठे हो आप हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले वेपर में बदलेगा, दूसरे अभी पीछे ही रहेंगे, वो साथ निकलता जाएगा, फिर जब दूसरों का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तब वो बॉयल होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह जब आप ठंडा करते हैं ना, तो जब कूलिंग करते हैं क्रिस्टल बनती है तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है। बॉइलिंग वाले को आप नाम देते हैं ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं, और ये जो अपने अपने क्रिस्टलाइजेशन यानी उनकी होती है, कूलिंग जो होती है अपनी सॉल्युबिलिटी की बेस पे होती है, इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी ना वो पहले क्रिस्टलाइज होगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaCl में से NaCl की सॉल्युबिलिटी कम है तो ये पहले सॉल्युबल और क्रिस्टलाइज बनता है, यानी क्रिस्टल इसकी बनती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व रहता है, हाली रहता है, लेकिन NaCl की क्रिस्टल बन जाती हैं और वो हम अलग कर लेते हैं। तो इस तरह हम उसमें से NaCl को अलग कर सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो 11% NaOH है इसको हम 50% NaOH तक ले जाते हैं और इसमें सिर्फ 1% तक NaCl रह जाता है, बाकी इसमें पानी होता है। पानी को तो हम उसमें जब एवापोरेशन करेंगे, ये इसको ठंडा करेंगे तो उसमें हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इस इम्प्योरिटी वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम नाम देते हैं कमर्शियल कास्टिक, कमर्शियल सोडियम हाइड्रोक्साइड या कमर्शियल कास्टिक सोडा। कमर्शियल ना ये ग्रेड होते हैं किसी भी केमिकल के ना। अब जब जाए ना इधर ये जहाँ से केमिकल्स मिलते हैं वहां से लेने जाए ना तो आपसे पूछेंगे हाँ जी आपको किस ग्रेड का चाहिए। एक होता है एनालिटिकल ग्रेड, एनालिटिकल ग्रेड होता है 99.9% यानी 100% प्योर होता है, उसमें इम्प्योरिटी ना होने के बराबर है, उसको बोलते हैं एनालिटिकल ग्रेड। वो अक्सर यूज करते हैं लोग जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं ना, जिन्होंने छोटी छोटी मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन लगाने होते हैं, तो उनको इम्प्योरिटी वो उनके लिए बियरेबल नहीं है, इम्प्योरिटी उनको बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस वजह से वो फिर साइंटिस्ट इसको यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जो एनालिटिकल ग्रेड का होता है यानी 100% तकरीबन प्योर होता है। दूसरे नंबर पे आता है आपका लेबोरेटरी ग्रेड, जो हम अमूमन आपको जो कॉलेज वगैरह में जो मिलते हैं ना, ये अमूमन लेबोरेटरी ग्रेड होते हैं या बाज़ दफ़ा कमर्शियल ग्रेड भी ले आते हैं। फ़र्क कीमत का फ़र्क होता है, क्योंकि एनालिटिकल ग्रेड जो 100% प्योर था वो बहुत महंगा होगा, जो लेबोरेटरी ग्रेड होता है वो उससे सस्ता होता है, वो तकरीबन 90%, 80-90% प्योर होता है, वो सस्ता होता है।
और जो उससे भी नीचे आप चले जाएं, जो कमर्शियल ग्रेड होता है वो उससे भी थोड़ा नीचे आ जाता है, वो 70% 60% इतना प्योर होता है, और उसको उसकी कीमत और ज़्यादा सस्ती हो जाती है। तो अमूमन जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम कोशिश तो यही करते हैं लेबॉर्ट्री ग्रेड हो, लेकिन बाज़ दफ़ा कमर्शियल भी मंगवा लेते हैं। उसकी वजह ये है कि वो सस्ता पड़ता है और आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है कि आज रीजन हमने कौन सा उसमें से प्रोडक्ट लेके आगे उसको कुछ ही अच्छे काम के लिए यूज़ करना होता है। सिर्फ एक रिएक्शन ही देखना होता है ना, एक छोटा सा कोई कन्वर्जन देखनी होती है या कोई छोटा सा प्रोसेस होता है, तो उस वजह से वो उसमें ये कमर्शियल वाला भी काम चला जाता है। तो बाज़ दफ़ा ये भी लेबॉर्ट्री में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ग्रेड 3 होते हैं, कमर्शियल होता है जो सबसे सस्ता होता है, उसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा होती हैं। फिर लेबॉर्ट्री ग्रेड आता है, उससे ज़रा महंगा है और इम्प्योरिटीज़ भी कम है। और उसके बाद फिर एनालिटिकल ग्रेड आता है, वो सबसे महंगा होता है और उसकी इम्प्योरिटीज़ ना होने के बराबर है उसमें। तो बहरहाल ये जो हमें यहाँ इस प्रोसेस से जो मिलता है डायफ्राम सेल से जो हमें सोडियम कास्टिक सोडा मिलता है, ये हमारे पास होता है कमर्शियल ग्रेड का, और कमर्शियल पर्पसेस के लिए जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए कोई इतना ख़ास मसला नहीं करता। कमर्शियल पर्पस से मुराद ये है कि जैसे ये सोप बनाते हैं ना, सोप जो इंडस्ट्री बनाते हैं, सोप बनता है ना आपका एस्टर वगैरह लेके, या फैट जिसे आप कहते हैं, फैट ले लेते हैं जानवरों की, उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और उसको फिर बॉयल करते हैं, और बॉइलिंग करने के बाद फैट जो होती है ना वो फिर साल्ट की शक्ल में आ जाती है और उसको ठंडा करके उसको सॉलिड बना के वो सोप होता है, साबुन बन जाता है। तो साबुन बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। अब उस प्रोसेस में ये NaCl वगैरह थोड़ा बहुत अगर रह भी जाए तो कोई बात नहीं, फ़ायदा ही होगा क्योंकि साबुन की कीमत ज़रा ज़्यादा हो जाती है और वज़न आ जाएगा उसमें, तो आपका मटेरियल थोड़ा हो जाएगा तो कुछ ना कुछ बचत ही होती है इसमें। तो ओवरऑल ये कई तो फिर ऐसे भी हैं लोग जो खुद से भी काफ़ी चीज़ें ऐड कर लेते हैं इसमें जब वो साबुन बनाते हैं। अच्छा जी, इसमें अब रिएक्शंस में हमारे पास ये था कि एनोड के ऊपर जा रहे हैं क्लोराइड आयन जो क्लोरीन गैस में बदलते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करके, और कैथोड के ऊपर H प्लस आयन है जो इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस बना देते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन ये है कि H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस में बदल गया और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस में बदल गए, और जो सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है वो आयंस की शक्ल में ही रहते हैं और वो नीचे कलेक्ट करके हम उसको सोल्यूशन उसका बना लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो डायफ्राम सेल का पर्पस, ये देखें, ये जो डायग्राम बनी है ना इधर, इसी को, ये सेंटर में डायफ्राम है, इस तरफ एनोड है और इस तरफ लेफ्ट साइड पे एनोड है, राइट साइड पे कैथोड आपको नजर आ रहा है, सेंटर में डायफ्राम है। अब देखें ना, जो एनोड है उसकी तरफ क्लोराइड आयन जा रहे हैं, जो कैथोड है उसकी तरफ H प्लस आयन आ रहे हैं, ठीक होगा। अब ये डायफ्राम जो है ना, ये क्या कर रहा है कि ये सोडियम आयन को तो पास होने दे रहा है, ये हाइड्रोक्साइड आयन और सोडियम आयन पास होकर इस तरफ कैथोड की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ये हाइड्रोक्साइड आयन को उधर एनोड की तरफ जाने की इजाज़त नहीं देता। इसी तरह क्लोराइड आयन को वो इस तरफ आने की इजाज़त, कैथोड की तरफ आने की इजाज़त नहीं देता। तो मतलब ये होता है कि क्लोराइड आयन को ये डायफ्राम सेल सोडियम आयन को तो पास होने दे रहा है, H प्लस आयन को भी पास होने दे रहा है, लेकिन क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को रोक रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन को उस तरफ मूव करने से नहीं जाने दे रहा। तो ये इसमें कोई कुछ को रोक रहा है, कुछ को नहीं रोक रहा, यही इसका मकसद होता है डायफ्राम का। और एक और पर्पस इसका जो है वो ये आगे हम डिस्कस करते हैं कि दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं इस डायफ्राम सेल के अंदर ना। पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि क्लोरीन जो प्रोड्यूस होती है ना एनोड पे, वो क्लोरीन अगर हाइड्रोक्साइड आयन से मिलने का मौका उसको मिल जाए तो क्लोरीन हाइड्रोक्साइड आयन से रिएक्शन कर जाती है और वो ये हाइपोक्लोराइट आयन और क्लोराइड आयन और वाटर बना देती है। तो मतलब क्लोरीन गैस आपको, एक तो क्लोरीन गैस जो आपका बाई प्रोडक्ट था यहाँ से मिलना था और हमने आगे उसको बेचना था, यानी ब्लीचिंग पाउडर वगैरह के लिए जो इस्तेमाल करना था, वो नहीं मिलेगी। दूसरा जो नीचे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलना था वो भी नहीं मिलेगा क्योंकि हाइड्रोक्साइड तो ऊपर ही रिएक्शन कर गया। तो हमारे पास ना कास्टिक सोडा बना, ना हमारे पास क्लोरीन गैस आई। तो ये साइड रिएक्शन अगर होता है तो फिर आपका इस सारे प्रोसेस का कोई फायदा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए फिर क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस डायफ्राम यूज करते हैं जो NaCl सोल्यूशन को और वाटर को सेपरेट रखती है और सिर्फ सोडियम आयन को पास होके कैथोड की तरफ जाने देती है, बाकियों को नहीं जाने देती। जो भी हमने बात की यहाँ पे कि सोडियम आयन को पास होकर उधर जाने देगी और इस तरह क्लोराइड आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की मिक्सिंग को ये रोकती है। दूसरा ये होता है कि हाइड्रोक्साइड आयन आपको पता है ये भी तो नेगेटिव आयन है, ये भी अगर एनोड पे पहुंच जाएं तो ये भी डिस्चार्ज होकर ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं।
तो फिर इस चीज को रोकने, अगर वो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेंगे तो फिर ये क्लोरीन गैस तो ऊपर निकल ही रही है ना, उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी आना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये क्लोरीन गैस प्योर नहीं रहेगी, वो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसलिए फिर इस चीज को, प्रॉब्लम को रोकने के लिए वो क्या करते हैं, बाय कीपिंग द लेवल ऑफ ब्राइन सोल्यूशन इन एनोड कंपार्टमेंट अ लिटिल बिट हाई। यानी ये जो एनोड कंपार्टमेंट में ये वाला जो यू शेप जो आपको नजर आ रहा है, इसमें हम लेवल हाई रखते हैं। हाई लेवल रखने का मतलब ये कि फिर जो प्रेशर होगा ना वो ये नीचे की तरफ होगा, यानी वो इस तरफ हाइड्रोक्साइड आयन का प्रेशर की जो है वो नीचे की तरफ फ्लो ज्यादा होगा और नीचे की तरफ आके यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे। उनको इतना यानी मौका नहीं मिलेगा कि वो इस तरफ एनोड की तरफ मूव कर सके और वहां पे जाके डिस्चार्ज हो सके। तो हाई प्रेशर की वजह से जो प्रेशर होगा लिक्विड का वो नीचे की तरफ होगा, लेवल हाई होने की वजह से। तो प्रेशर होने की वजह से फिर हाइड्रोक्साइड आयन नीचे मूव ज़्यादा करेंगे, एनोड की तरफ कम करेंगे, तो ऑक्सीजन गैस बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये सेकंड आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ जी। और इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में है जी, जैसे ये इंपॉर्टेंट, एक तो इसके रिएक्शंस है ना एनोड के तौर पे क्या है, ओवरऑल क्या है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा इसमें ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पास पेपर में के हवाले से ये क्वेश्चन है कि इसकी मेजर प्रॉब्लम्स जो है ना कौन सी हैं और उनके सोल्यूशन कौन कौन से। तो दो मेजर प्रॉब्लम्स आ गई और दो उनके ये सोल्यूशंस आ गए। और यहाँ पे ये उन्होंने हाइड्रोक्साइड आयन कैसे इलेक्ट्रॉन देता है ये भी शो किया हुआ है। तो ये आपका ओवरऑल यानी बन जाता है जी, मुकम्मल हो गया आपका लेक्चर यहीं पे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड लास्ट आपका मेरे ख्याल नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये मुकम्मल हो जाएगा चैप्टर।